सबके पास मेटास्प्लॉइटेबल है सेटअप अपने सिस्टम्स में? यस सर। ओके। यस सर। कोई इशू तो नहीं है ना किसी को उस चीज़ में, मतलब सेटअप करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हो गया अच्छे से? अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर हमें अपनी जो अटैकिंग मशीन है, काली या पैरेट जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर चाहते हो कि वो उसको एक्सेस कर पाए मेटास्प्लॉइटेबल को, तो दोनों को सेम नेटवर्क पे रखना। वो चीज़ इंश्योर करनी ज़रूरी है, अदरवाइज दोनों, अगर नेटवर्क डिफरेंट होगा तो एक्सेस नहीं कर पाओगे एक मशीन से दूसरी मशीन को। हेलो, यस। आर यू देयर सर? हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं, अचानक से आपकी आवाज बंद हो गई, मुझे लगा कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, अरे तो मैं अगर कुछ बोलूँगा नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी ना उस समय। अच्छा देखो, मेटास्प्लॉइटेबल जब स्टार्ट होगा तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इतना आ गया मतलब ठीक है, काफ़ी है। इसमें इससे आगे हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि अब इस सिचुएशन में क्या है कि हमने अपने ही सिस्टम पे एक वर्चुअल मशीन बना के मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रोसीजर कर रहे हैं, जो जिस भी तरह से इसको हैक करेंगे, जो भी काम करेंगे इस पे, उसमें हम ये नहीं कंसिडर कर रहे कि हमारे पास फिजिकल एक्सेस है सिस्टम का। हम यहाँ पे उसी हिसाब से देख रहे हैं कि ये हम सेम नेटवर्क पे हैं, पर ये फिजिकल एक्सेस हमारे पास नहीं है मशीन का। इसलिए इस सिस्टम पे कुछ लॉगिन या कुछ भी काम नहीं करना है हमारे को। अगर ये स्क्रीन दिख जाती है जहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल लॉगिन लिखा आता है, मतलब ठीक है, आपका सिस्टम ढंग से इंस्टॉल्ड है एंड काम कर रहा है। अब इस पॉइंट पे आके जो भी कंटिन्यू करेंगे, जो भी आगे करेंगे, वो अपने अटैकिंग मशीन पे करेंगे काम। इसको इससे हटते हैं और अब आते हैं अपने अटैकिंग सिस्टम पे। अच्छा, अब मुझे अगर उस सिस्टम को टारगेट करना है, मेटास्प्लॉइटेबल को टारगेट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा? सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी होगी वो क्या करनी होगी?
मुझे सामने वाले सिस्टम को अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा? नेटवर्क स्कैन करना पड़ेगा वो नेटवर्क आइडेंटिफाई स्कैन करने के लिए। क्या करने के लिए? वो मतलब डिवाइस, मतलब वो जो मशीन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और आइडेंटिफाई किसके थ्रू करेंगे? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के बिना क्या है कि आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे कि आईपी एड्रेस पता चले सिस्टम का, ताकि जो भी आगे का काम है, स्कैन वैन जो भी करना है वो कर सकें। तो आईपी एड्रेस अगर मेरे को पता लगाना है तो उसके लिए मैं क्या स्टेप यूज़ करूँगा, मतलब क्या टेक्निक या क्या टूल यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे? एआरपी स्कैन या फिर नेट डिस्कवर। या एआरपी स्कैन, नेट डिस्कवर, और क्या यूज़ किया जा सकता है? पिंग। क्या चीज़? नहीं सॉरी, वो वेबसाइट्स वगैरह के आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए पिंग यूज़ किया जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट थोड़ी है कोई। हाँ, सो एनमैप का भी यूज़ कर सकते हैं एनमैप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो नेट डिस्कवर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो 3 टूल्स का हमने नाम लिया उसमें से नेट डिस्कवर यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मतलब या तो रूट परमिशन से चलाओगे या सूडो से चलाओगे। अभी मैं इसको कोई ऑप्शंस नहीं दिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी प्राइवेट नेटवर्क रेंजेस चेक करने लगेगा। लेकिन करना क्या है मुझे सिर्फ उसी इंटरफेस पे इसको चलाना है जिस पे वो, मतलब जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है जिस पे मेटास्प्लॉइटेबल वाली मशीन भी है। मैं सिंपली एक बार अपना आईपी चेक कर लेता हूँ, इंटरफेस भी पता चल जाएगा कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहला तो होता है लूप बैक, जो लोकल होस्ट का आईपी आता है 127.0.0.1। और ये वाला इंटरफेस है मेरा इथरनेट जीरो, ईटीएच जीरो, और ये आईपी है। तो सूडो नेट डिस्कवर हाइफन आई इंटरफेस स्पेसिफाई करने के लिए इथरनेट जीरो, और हाइफन आर नेटवर्क रेंज स्पेसिफाई करने के लिए। तो नेटवर्क रेंज कैसे स्पेसिफाई होगी? 10.0.2.15 अगर मैं इसको दे दूं /24। सर वो कंप्लीट हो गया स्कैनिंग। कंप्लीट हो गया और उसको कुछ मिला नहीं है। सर वो 2.0 से शायद शुरू शुरू करना पड़े। वो तो यहाँ पे अगर मैं 2.0 इसको देता हूँ, मतलब पूरी रेंज स्कैन करेगा तब वो। नहीं अगर मैं उसको /24 दे रहा हूँ वो जीरो से ही स्टार्ट करेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि /24 में कभी काम नहीं करता ढंग से, इसलिए इसको आ, /16 देना सर पड़ेगा। शायद 8 होगा ना वो, क्योंकि वो क्लास ए का नेटवर्क है तो। क्लास ए का नेटवर्क है, बट मुझे पूरा नहीं सर्च करना है ना। /8 दूंगा मैं, वो फिर 10.0.0 से स्टार्ट करेगा। अच्छा अच्छा। मेरे को पता है कि 10.0.2 और 2 के अंदर ही है वो। तो ओके ओके। वैसे तो /24 काम करना चाहिए, बट फॉर सम रीज़न नेट डिस्कवर /24 से ढंग से काम नहीं करता, तो 16 देना पड़ता है उसको। तो अब 16 दिया तो 10.0 तो वो लेके ही चल रहा है वो। उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट किया उसने। अगर मैं उसको 10.8 देता तो फिर वो 10.1 पूरा फिर करने लगता। अच्छा, अब स्कैन तो इसका चल रहा है, बट जो करंट नेटवर्क है 10.0.2 वाला जिस पे हम लोग हैं, उसमें इसको 4 आईपीज मिले हैं।
अच्छा, अब इन 4 आईपीज में से ऐसा कौन सा आईपी है जो तो डेफिनेटली हमारा टारगेट नहीं हो सकता? 1। 1, ओके, और ऐसा क्यों है? वो सर बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी एड्रेस रहता है इसीलिए। वो गेटवे का आईपी रहता हाँ, है। हाँ। ठीक है, तो 2.1 जो है वो तो हमारा टारगेट नहीं है, और इसी तरह से 2.2 भी हमारा टारगेट नहीं है। बता सकते हो क्यों? वो सेम मैक एड्रेस शेयर कर रहे हैं सर। सेम मैक एड्रेस है, इसलिए वो उसी गेटवे का कोई दूसरा इंटरफेस है, इसलिए वो भी हमारा टारगेट नहीं हो सकता। अब इसके अलावा बचे 2 आईपीज। तो सब इसका तो स्कैन चलता रहेगा जब तक 255 तक नहीं पहुंचता, इसलिए मैं इसको वहां पे बंद कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास 2 आईपीज हैं। अब 2 आईपीज में से मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा टारगेट कौन सा है? 2.3 और 2.252, ये 2 आईपीज मेरे पास हैं यहाँ पे। मैं अगर सिंपली यहाँ पे एक nmap स्कैन करता हूँ इन दोनों आईपीज का, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मिलता है मुझे। nmap 3,252, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसमें। अच्छा, ये कह रहा है 1 होस्ट अप, 2 आईपी एड्रेसेस स्कैन, बट एक ही होस्ट इसको मिला। कौन सा मिला? 252। 2.0.2.252। जो 2.3 वाला है वो नहीं मिला इसको, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसमें उसको स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है वहां पे। हो सकता है पिंग का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऑल पोर्ट्स आर फिल्टर्ड। अब ऐसा हो सकता है कि ये डिवाइस जो है उसमें एक्चुअली सारे पोर्ट्स फिल्टर्ड हो, या ये भी हो सकता है कि ये हमारा टारगेट नहीं है, ये किसी और तरह की डिवाइस है नेटवर्क पे। सर ये हाइफन कैपिटल पीएन पैरामीटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हाइफन पीएन अगर मैं स्पेसिफाई कर, देखो, अगर मैं यहाँ पे बिना किसी पैरामीटर के स्कैन करता हूँ, तो क्या होता है कि nmap सबसे पहले पिंग करता है टारगेट को, हम्म, उसके बाद पोर्ट स्कैन करता है। पहले पिंग करके देखेगा कि अगर टारगेट ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद पोर्ट स्कैन करेगा। अगर पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो आगे नहीं बढ़ेगा फिर। ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है जानते हो? आईसीएमपी। आईसीएमपी। तो काफ़ी डिवाइसेस पे या कई जगह तो राउटर्स पे, फायरवॉल्स पे, काफ़ी जगह आईसीएमपी क्या है, ब्लॉक्ड होता है। कई जगह देखोगे कि आईसीएमपी ब्लॉक्ड है, पिंग नहीं कर पाओगे किसी डिवाइस को। हालांकि वो डिवाइस ऑनलाइन होगी, ढंग से काम कर रही होगी, लेकिन पिंग का रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो ओके। उस केस में फिर क्या होता है, अगर मुझे उसको स्कैन करना है, मैं नॉर्मली अगर स्कैन दे दूं, तो nmap तो सीधा उसको पिंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो कहेगा कि ये डिवाइस तो डाउन है। डाउन है, हम्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हाइफन पीएन अगर मैं दे रहा हूँ उसको ऑप्शन, मतलब कि हम उसको ये कह रहे हैं कि हाँ, इसको पिंग मत करो, सीधा सीधा पोर्ट स्कैन कर दो, पोर्ट स्कैन वाला प्रोसेस कर दो, पिंग मत करो इसको। क्योंकि अगर डिवाइस है ऑनलाइन और
पिंग का रिप्लाई नहीं कर रही तो एटलीस्ट पोर्ट स्कैन तो कर सकें उसको। ओके ओके ये उसका जो है फंक्शन होता है पीएन का। अगर तुम्हें पता है कि हाँ डिवाइस ऑनलाइन है, स्कैन करनी है तो, लेकिन पिंग का रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो पीएन दे दो। मतलब बेसिकली उसको याद कर सकते हो एज पिंग नॉट। तुमने उसको एन दे दिया, मतलब वहाँ कर दिया कि नॉट, मुझे करना ही नहीं है पिंग। इसी तरह से होता है हाइफन एस एन, इसका मीनिंग जानते हो? यस सर, वो होस्ट अप है कि डाउन वो चेक करने के लिए पैरामीटर यूज़ किया जाता है। होस्ट, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है, काम कैसे कर रहे हैं वो जानते हो? नहीं सर, इसके बारे अच्छा, में नहीं पता। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि दो चीज़ें होती हैं, पोर्ट्स, सॉरी, पिंग होता है पहले, उसके बाद होता है पोर्ट स्कैन। अगर मैंने पीएन दे दिया तो पिंग नहीं होगा, सिर्फ पोर्ट स्कैन होगा। अगर एसएन दे दिया तो पोर्ट स्कैन नहीं होगा, सिर्फ पिंग करेगा। ओके इसलिए जब हम एसएन देते हैं तो वो पिंग करके बता देता है, आगे नहीं बढ़ता, पोर्ट स्कैन वाले पार्ट पे नहीं जाता। तो ठीक ये है। दो ऑप्शंस पीएन और एसएन, ये भी कई बार काम आ जाते हैं। ये तो अच्छा, यहाँ पे वही लगाते हैं पीएन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन भी ट्राई करते हैं यहाँ पे इन दो डिवाइसेस के लिए या दो आईपीस के लिए। अच्छा स्वरूप, अच्छा ये कह रहा है ऑल 1000 पोर्ट्स आर स्कैन, सॉरी, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर फिल्टर्ड। मैक एड्रेस, अच्छा, वर्चुअल बॉक्स का ही कोई पार्ट है, कोई दूसरा ऐसा इंटरफेस है प्रोबेबली जो हमारे किसी काम का नहीं है इस केस में। टू मेनी फिंगरप्रिंट्स मैच दिस होस्ट। लेकिन जो दूसरा आईपी है 252, उसके लिए कह रहा है कि लिनक्स है ये। ठीक है, तो ये आईपी टारगेट आईपी है इस केस में हमारा, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक अगर मैं पोर्ट स्कैन की बात करूं तो वो तो यहाँ पे हो चुका है। बेसिक पोर्ट स्कैन में क्या मिला इसको, 977 क्लोज पोर्ट्स और 23 ओपन पोर्ट्स दिखे यहाँ पे। थोड़ा लेकिन और डिटेल स्कैन कर लेते हैं, मतलब सारे पोर्ट्स एक बार देखते हैं। हाइफन पी हाइफन, इससे क्या होता है कि सारे पोर्ट्स स्कैन करता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कितने पोर्ट स्कैन होते हैं? 1000। 1000, दो 1000 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स हैं, बाय डिफॉल्ट वही स्कैन होते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें इसको 10.3 की जरूरत नहीं है हमें, डालते हैं। अच्छा, तो इसके रिजल्ट्स आ गए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 65505 क्लोज पोर्ट्स। इसका मतलब कितने ओपन होंगे टोटल? 35 30। 30। तो 30 पोर्ट्स ओपन है। अच्छा, अब ये तो चलो मेटास्प्लॉइटेबल है, स्पेसिफिकली मतलब वही प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किया है, इसलिए इसमें इतने पोर्ट्स ओपन है। यूजली देखोगे किसी भी सिस्टम पे 30 ओपन पोर्ट्स तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ही रेयर है। ओके, तो अब हमें यहाँ पता है 30 ओपन पोर्ट्स है। थोड़ा लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक और डिटेल में स्कैन करते हैं इसको। ठीक है,
किस तरह के स्कैन्स हमें यहाँ रन करके देखने चाहिए Nmap में? सिर्फ सारे पोर्ट्स का स्कैन करना चाहिए वर्जन के साथ। सारे पोर्ट्स का तो हम स्कैन कर ही रहे हैं, बट क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी है अब, और क्या इन्फॉर्मेशन पता करनी चाहिए अब? सिर्फ पोर्ट्स के वर्जन। पोर्ट्स के वर्जन नहीं होते, पोर्ट्स पे जो सॉरी, सर्विसेज रन कर रही हैं हाँ उनके जी हाँ वर्जन। जी, उनके वर्जन। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे, मतलब सर्विस वर्जन डिटेक्शन जो है वो करना है। और क्या कर सकते हैं? ओएस डिटेक्शन। ओएस डिटेक्शन कर सकते हैं, बट ओएस डिटेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है लिनक्स है। वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है डिटेल मिले। अच्छा, और क्या किया जा सकता है? नहीं पता है सर। अच्छा, और हम एक स्क्रिप्ट स्कैन भी कर सकते हैं कि जो ओपन पोर्ट्स यहाँ मिले हैं उनसे अगर रिलेवेंट कोई स्क्रिप्ट्स हैं Nmap के पास, तो वो अगर रन होती हैं, उससे हो सकता है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले इन पोर्ट्स के बारे में, उन पे क्या सर्विसेज रन कर रही हैं उनके बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैन और सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ये अगर सारी चीज़ें एक साथ करनी हो तो क्या ऑप्शन यूज होता है Nmap में? हाइफन है अग्रेसिव स्कैनिंग। अग्रेसिव स्कैन यूज होता है, तो ये सारे ऑप्शंस को कंबाइन कर देता है एक ही में। ऐसा ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को कर रहे हो आप? हाँ। ओके सर। हेलो सर। यस। वो सीटीएफ्स के लिए मशीन्स कहाँ से लेने वाले हम? सीटीएस के लिए मशीन्स आपको वेल हब पे मिलती है, एक वेबसाइट में, उसके चैट में एक काम करता हूँ, टाइप कर देते हैं नाम इसका। बाकी लेकिन सब कुछ भी हम वेल हब से डाउनलोड नहीं करेंगे, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ आप ऑनलाइन ही कर सकते हो सब कुछ विदाउट हैविंग टू डाउनलोड एनीथिंग, अच्छा। तो उनको भी यूज़ करते हैं जैसे। लेकिन अभी ये मेटास्प्लॉइटेबल के बाद नेक्स्ट दो जो मैं कराऊंगा वो onehub.com से डाउनलोड करनी होगी, मैं उनके लिंक्स भी दूंगा क्या डाउनलोड करना है। ओके सर। और सर लाइव वेबसाइट्स पे आप कुछ मतलब ऐसे परफॉर्म करके बताओगे क्या, स्कैनिंग कैसे रहती है, मतलब कैसे वो रियल लाइफ सिनारियो मतलब कैसा रहेगा तो? रियल लाइफ सिनेरियो या लाइव वेबसाइट्स पे स्कैन करना, देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऐसी चीज़ है जो आप तभी करोगे अगर आपके पास परमिशन है, और वेबसाइट्स हमारी टारगेट है भी नहीं यहाँ पे, वो वेब पीटी के कोर्स में आएगा। अच्छा। ठीक है, ये बेसिकली नेटवर्क पीटी है, मतलब उसको, कोर्स का नाम तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही है, बट फोकस हमारा वेबसाइट्स पे नहीं है। हमारा ओके। फोकस है कि सिस्टम को हैक करना है। अगर इस प्रोसेस में वेबसाइट हमें कोई मिलती है एंड उसके थ्रू कुछ
हो सकता है तो वो हम देखेंगे, बट फोकस यहाँ वेबसाइट पे नहीं रहेगा। और नहीं कि इसमें एक मॉड्यूल है ना वेब एप्लीकेशन पीटी का, इसीलिए पूछा। नहीं, वेब पीटी का वो कोर्स है ना अलग से, जैसे आप डिप्लोमा कर हाँ रहे हो 6 मंथ्स का, हाँ हाँ तो उसमें एक कोर्स ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एक हाँ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वो कोर्स ही सेपरेट है पूरा। हाँ हाँ, अच्छा। अच्छा, तो इसमें मतलब हम सब जितने भी पोर्ट्स रहेंगे वो उनके उनके ऊपर जो सर्विसेज रन कर रहे हो उन स्प्रेड करना सीखेंगे एटमोस्ट। नहीं एट मोस्ट नहीं, मतलब देखो मेनली क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना है जिससे कि आप सिस्टम को एक्सेस कर पाओ। ओके ओके। अब हाँ, कोई भी कोर्स आपको एक पूरा ये नहीं दे सकता कि दुनिया में जितनी मशीन्स हैं सारी कैसे हैक हो जाएंगी, लेकिन किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से टेक्निक्स क्या यूज़ करनी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए कोर्स में। वो मेन पर्पस है कोर्स का। बाकी डेफिनेटली जो आप क्लास में देखोगे उसके बेसिस पे खुद जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। जी सर। ओके, तो ये जो हमने स्कैन रन किया ये हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जैसे सर्विस वर्जन डिटेक्शन हुआ है, पोर्ट 21 पे एफटीपी सर्विस चल रही है, तो उसका कौन सा वर्जन चल रहा है वो भी यहाँ पे आया है। प्लस अब पोर्ट 21 से रेलेवेंट कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो भी चलाने की कोशिश की है nmap ने, जैसे एफटीपी एनन जो स्क्रिप्ट है वो रन हुई है। उसने बताया कि क्या है एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड। ओके, एफटीपी ओके, उसका सर्वर के थोड़े बहुत डिटेल्स बता रहा है जो एफटीपी सर्वर है। ठीक है, इसी तरह से बाकी पोर्ट्स के लिए भी सब में सर्विस वर्जन डिटेक्शन और स्क्रिप्ट स्कैन्स हुए हैं। अब हर पोर्ट के लिए हर सर्विस के लिए स्क्रिप्ट्स नहीं होती, जैसे कई सारे पोर्ट्स हैं इनके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है इसको nmap को, लेकिन जिन पोर्ट्स के लिए स्क्रिप्ट्स हैं उन पे रन होती हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, यूजली 30 पोर्ट्स तो कहीं पे आपको ओपन मिलेंगे नहीं। मेटास्प्लॉइटेबल थोड़ा स्पेशल केस है, इसलिए इसमें काफ़ी कुछ ओपन है। अब इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं। सबसे पहला तो एफटीपी को ही देख लेते हैं। जैसे पोर्ट 21 पे हमारा एफटीपी चल रहा है एंड अनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है। अब एफटीपी सर्वर्स में क्या, अगर आप उनको कॉन्फ़िगरेशन में अनोनिमस लॉगिन अलाउ करते हो तो क्या किया जा सकता है, अनोनिमस लॉगिन मतलब कैसे वो किया जा सकता है, बस देखते हैं। मुझे अनोनिमस लॉगिन ट्राई करना है उस सर्वर पे, तो एफटीपी उसके साथ में लिख दूंगा आईपी 252, ठीक है, टारगेट आईपी है। अब यूज़र नेम मांगेगा तो यूज़र नेम में लिख देंगे एनोनिमस, प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, और बिना पासवर्ड के एंटर दबा दिया तो लॉगिन मान लिया इसने, ले लिया लॉगिन। तो मतलब कि एनोनिमस लॉगिन यहाँ पे चल रहा है। अब लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अनोनिमस लॉगिन अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई फाइल्स अवेलेबल दिखेंगी उस सर्वर पे। ठीक है, एफटीपी सर्वर क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। अगर कोई फाइल वहाँ पे रखी है आपके लिए जो आप डाउनलोड कर सको, जो एक्सेस कर सको, तो वो दिखेगी। अदरवाइज क्या है, सर्वर खाली दिखाएगा। पहले तो देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी में डाला है। ओके, एक्चुअल डायरेक्टरी का नाम इसमें नहीं पता चलेगा हमें, बिकॉज ये इस एफटीपी सर्वर की रूट डायरेक्टरी है। अच्छा, एलएस करके एक बार देख लेते हैं कौन सी फाइल्स हैं।
कुछ भी नहीं है। -al से देखते हैं कि हिडन फाइल्स और लिस्ट फॉर्मेट में देखते हैं उनको। तो क्या यहाँ पे कोई हमें फाइल्स दिख रही हैं जो हम यूज कर सकते हैं? कोई फाइल्स नहीं है यहाँ पे, है ना? ये सिर्फ जो करंट डायरेक्टरी है और पैरेंट डायरेक्टरी जो है उन्हीं के बारे में लिस्टिंग दिख रही है यहाँ पे। तो हालांकि इस सर्वर पे, इस एफटीपी सर्वर पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड है, यहाँ पे कोई फाइल्स ऐसी नहीं है जिसमें हमें कोई डिटेल मिल सके इस सिस्टम के। तो अभी के लिए तो एग्जिट करते हैं इससे। लेकिन एफटीपी अगर कहीं भी दिखे, है ना, कहीं भी अगर ये मिलता है कि एफटीपी रन कर रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ टेस्ट करना जो है वो काम आ सकता है कि हाँ अनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। हो सकता है कोई ऐसी फाइल मिल जाए जिससे उस सिस्टम के बारे में और डिटेल्स मिले, या जो सर्विसेज रन कर रही हैं उनके बारे में कोई डिटेल मिले, या हो सकता है किसी ने कोई ऐसी फाइल छोड़ दी हो जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले किसी यूज़र के। तो एफ टी पी इज़ वन ऑफ द सर्विसेज जो हमेशा आपको ट्राई करनी चाहिए कि हाँ हो सकता है इसमें कुछ मिल जाए। चलो इस केस में तो हमें एफ टी पी में कुछ मिला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एक और तरह का स्कैन हम कर सकते हैं इस टारगेट सिस्टम पे, ताकि हमें जो है ये पता चले कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज इन सर्विसेज में एग्जिस्ट करती हैं और उनके बारे में कुछ डिटेल्स पता चले। हम्म, कौन सा स्कैन किया जा सकता है सर? सर कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। सर सप्लाइड भी तो कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए। क्या कर सकते हैं? सर सप्लाइड मेरे को क्लियर नहीं हो रहा क्या कह रहे हो। सर सर्च सप्लाइड। सर्च प्लॉट, अच्छा सर्च प्लॉट। सर्च प्लॉट, लेकिन उसमें क्या है, सर्च प्लॉट में एक एक इंडिविजुअल जो है वो सर्विस डाल के देखनी पड़ेगी कि इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं, हाँ जी सर। है ना? हाँ जी सर। अभी मैं कह रहा हूँ कि एनमैप के थ्रू ही ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं। एनमैप, अच्छा चलो मैं बताता हूँ। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है वो भी एनमैप में की जा सकती है, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं, एनमैप डबल हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, वल्नरेबिलिटी जो स्कैनिंग वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करेगा एनमैप इस ऑप्शन से। तो क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं एनमैप में, सॉरी नो एनमैप में नहीं, इसमें मेटास्प्लॉइटेबल में, उनका भी एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जब तक होता है मैं आता हूँ, 2 मिनट, एक्सक्यूज मी।
ये तो वल्नरेबिलिटी स्कैन जो है वो भी हो चुका है यहाँ पे। स्टार्टिंग से देखते हैं। अब अगेन मैंने जैसा कि पहले कहा था, मेटास्प्लॉइटेबल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इंटेंशनली मैंने बहुत सारी सर्विसेज चलती हुई छोड़ी हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो पोर्ट 21 FTP। अच्छा, FTP में हमें क्या दिख रहा है, एक FTP vs FTPD बैकडोर। ये एक वनरेबिलिटी स्कैनिंग वाली स्क्रिप्ट है जो Nmap ने चलाई, और इसको ये सिस्टम वनरेबल मिला, इसको सर्विस वनरेबल मिली। तो अब जो भी वनरेबिलिटीज डिटेक्ट होती हैं यहाँ पे, उनके डिटेल्स भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। पहली बात तो वनरेबिलिटी का जो आईडी है, अच्छा, ये CVE जानते हो क्या होता है? यहाँ पे CVE लिखा हुआ है, इसका मीनिंग सर इसको कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर ऐसे बोलेगा कॉमन मैं। वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स करके एक डेटाबेस रहता है। जो भी वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर होती हैं वो सारी यहाँ पे रिपोर्ट होती हैं CVE डेटाबेस में, और उसके डिटेल्स वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं, हर वल्नरेबिलिटी को एक CVE आईडी असाइन होता है। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर हो जाता है वो उसके लिए। और वो आईडी क्या होता है, पहले 3 कैरेक्टर होते हैं, CVE हाइफन, फिर किस साल में वो डिस्कवर हुई, तो 2011 था इस वल्नरेबिलिटी का जो डिस्कवर हुई है, एंड फिर उस ईयर के अंदर 2523 उसका आईडी है। तो ये CVE आईडी अगर मेरे को देखना है इस वल्नरेबिलिटी का, तो वो ये है। अब कई बार क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के या किसी सर्विस के, अच्छा ये सर्विस है VS FTPD, ठीक है, जो FTP सर्वर चल रहा है, वर्जन 2.3.4 है यहाँ पे। अब किसी भी सॉफ्टवेयर के हो सकता है बहुत से वर्जन्स चल रहे हैं, मतलब बहुत से वर्जन्स निकले हैं, और उसमें हो सकता है कि कई सारे वर्जन्स वल्नरेबल हैं। तो कई बार क्या है कि कुछ सर्च करोगे किसी पर्टिकुलर वर्जन को लेके, तो कुछ और रिजल्ट आने लगेगा। इसलिए अगर CVE आईडी के थ्रू अगर आप सर्च कर रहे हो, तो वो फिर पर्टिकुलर उसी वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखेंगे। इसलिए आईडी भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज हर वल्नरेबिलिटी के लिए एक यूनिक आईडी रहता है। ओके, तो अब इस वल्नरेबिलिटी में ये क्या बता रहे हैं, स्टेट वल्नरेबल एक्सप्लॉइटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैकडोर एग्जिस्ट कर रहा है, और Nmap की जो स्क्रिप्ट है, इसने ट्राई भी किया है इसको एक्सप्लॉइट करने का। एक्सप्लॉइट के रिजल्ट्स इसको क्या मिले, शेल कमांड इसने आईडी रन किया तो रूट एक्सेस मिल गया ये पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी यूज करने से। ठीक है, हम भी इसको यूज करके देखते हैं। तो मेटास्प्लॉइटेबल खोलते हैं, सॉरी मेटास्प्लॉइट खोलते हैं। अच्छा, तो मेटास्प्लॉइट खुल गया यहाँ पे। अब मेटास्प्लॉइट में अगर मुझे ये पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी यूज करनी है तो कैसे करूँगा, कोई बता सकता है?
वो सर्च करने पड़ेगा सर, वो जो वल्नरेबिलिटी का नाम है वो सबसे पहले VSFTPD सर्च करना सर्च। पड़ेगा। तो सर्च कमांड यूज़ करके क्या लिखेंगे, VSFTPD, और चाहो तो पूरा सब लिख सकते हो VSFTPD 2.3.4, बट अगर इतना ही करोगे तो भी काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पे VSFTPD के लिए एक ही एक्सप्लॉइट है, एक ही मॉड्यूल है मेटास्प्लॉइट के पास, इसलिए एक ही दिख रहा है यहाँ पे। अगर और होते हैं, मल्टीपल होते हैं, तो और भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये है VSFTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। हमारे पास जो है वर्जन है वो भी यही है 2.3.4, मतलब यही हमें चाहिए एक्सप्लॉइट। इसको यूज़ करने के लिए यूज़, और या तो इसका पूरा नाम लिख दो, या फिर उससे बेटर है कि सर्च रिजल्ट्स में ऑलरेडी नंबर इसको मिल चुका है, नंबर 0, तो मैं यहाँ पे यूज़ अगर 0 लिख देता हूँ तो यही सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको चलाने से पहले पहले मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या मैं पैरामीटर्स सेट कर सकता हूँ, क्या सेटिंग्स इसकी हैं। तो शो ऑप्शंस, अब यहाँ पे इस मॉड्यूल के इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट के, अच्छा मेटास्प्लॉइट में क्या है कि जो भी है एक्सप्लॉइट या किसी तरह का स्कैनर, जो कुछ भी है सब अलग अलग मॉड्यूल्स के फॉर्म में है। तो कोई भी अगर आप मॉड्यूल यूज़ करोगे उसके अलग अलग ऑप्शंस होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स होंगे जो सेट करने पड़ेंगे उसको चलाने से पहले। तो इस मॉड्यूल के जो हमारा बैकडोर एक्सप्लॉइट है, इसके ऑप्शंस में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, अच्छा दो ही ऑप्शन हैं इस मॉड्यूल के, आर होस्ट और आर पोर्ट। आर होस्ट मतलब कि जो टारगेट होस्ट है, और आर पोर्ट मतलब उस होस्ट पे कौन सा पोर्ट टारगेट करना है। अब इसमें 21 ऑलरेडी सेट है, क्योंकि FTP सर्विस बाय डिफॉल्ट 21 पे चलती है। इन केस आपके टारगेट पे किसी और पोर्ट पे चल रही है तो ये सेटिंग फिर चेंज कर सकते हो। अच्छा, और कोई भी मॉड्यूल जब यूज़ करते हो तो उसके साथ एक पेलोड भी अटैच्ड होता है, जो ये डिफाइन करता है कि किस तरह से बिहेव करेगा वो। तो CMD यूनिक्स इंटरैक्ट मतलब क्या है कि यूनिक्स बेस्ड कमांड लाइन हमें, मतलब CMD मिलेगा। उसके अलग से यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, वरना कई बार क्या होता है पेलोड्स के भी अपने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है आर होस्ट की। इसमें हम क्या करेंगे, सेट आर होस्ट, और यहाँ पे जो IP है वो स्पेसिफाई कर दिया, सेट आर होस्ट, और जो मेटास्प्लॉइटेबल सिस्टम है उसका IP। ठीक है ब्रो, एक बार वापस से मैं कंफर्म कर सकता हूँ क्या ऑप्शंस हैं, क्या सेटिंग्स हैं। ओके, तो आर होस्ट सेट हो गया, आर पोर्ट 21 ही है। अब सीधा सीधा इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो रन किया, क्या मिला यहाँ पे कि ये बैनर है उसका 220 VSFTPD 2.3.4 प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड। जब एक्सप्लॉइट यूज़ करने के लिए, सॉरी एक्सप्लॉइट करने के लिए जब उसने पासवर्ड एंटर किया तो एक बैकडोर सर्विस स्पॉन हो गई। उसमें यूज़र ID क्या मिल रहा है, रूट का फाउंड शेल। अच्छा, तो यहाँ पे शेल एक्सेस मिल गया मुझे। मैं इस पर ID अगर देखता हूँ तो आई एम लॉग्ड इन एज रूट टारगेट सिस्टम पे। OMI से कंफर्म भी कर सकते हो कि रूट एक्सेस मिला हुआ है इस सिस्टम पे। और एक बार किसी भी सिस्टम पे रूट एक्सेस मिल जाता है मतलब फिर वहाँ पे जो चाहो कर सकते हो। किसी भी CTF में या किसी भी सिस्टम को अगर हैक कर रहे हो या पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो किसी पे, तो वहाँ पे मेन गोल यही होगा कि रूट एक्सेस मिल जाए। एक बार रूट एक्सेस मिल गया फिर कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे, कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पर पहले रूट एक्सेस मिलना चाहिए। तो अब रूट एक्सेस, अब चलो मेटास्प्लॉइटेबल में हमने एक तरीका तो देख लिया रूट एक्सेस लेने का। यूजुअली CTFs में क्या होता है कि CTFs जैसे मैंने बताया कैप्चर द फ्लैग, CTFs में
एक फ्लैग होता है या एक स्ट्रिंग होती है, एक वैल्यू होती है जो आपको ग्रैब करनी होती है। उससे क्या है कि वो एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये सिस्टम आपने हैक कर लिया। मेटास्प्लॉइटेबल एज अ CTF डिज़ाइन नहीं किया हुआ है तो इसमें कोई फ्लैग्स है नहीं, बट नॉर्मली जब हम CTF सॉल्व करते हैं उनमें फ्लैग्स होते हैं। और मिनिमम 2 फ्लैग्स होते हैं, एक होता है यूज़र फ्लैग, एक होता है रूट फ्लैग। यूज़र फ्लैग मतलब जब आप एज यूज़र उसको एक्सेस कर रहे हो तो यूज़र अकाउंट में कहीं ना कहीं एक फ्लैग होगा, एंड एक बार आप रूट एक्सेस पे पहुंच गए तो आप रूट फ्लैग भी निकाल सकते हो जो रूट की डायरेक्टरी में होता है यूजली। अब यहाँ पे क्या डायरेक्टली हमने एक वल्नरेबिलिटी हमें मिली, उसको एक्सप्लॉइट कर लिया एंड रूट एक्सेस मिल गया। लेकिन यूजुअली क्या होगा कि अगर आपको एक्सेस मिल रहा है, शेल एक्सेस मिल रहा है सामने वाले सिस्टम पे, उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन करके फिर रूट तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा ये तो एक तरीका था जो हमने देखा इसको हैक करने का सिस्टम को। लेकिन और भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो इस सिस्टम पे चल रही हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है इस केस में। वापस जाते हैं स्कैन रिजल्ट्स पे। अच्छा, नेक्स्ट पोर्ट जो ओपन है वो है SSH। SSH पे अब कोई वल्नरेबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, पर क्या हम SSH को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी तरह से? हाँ सर, वो पासवर्ड अटैक परफॉर्म करके वो किए थे पास सर CH में। पासवर्ड अटैक किया जा सकता है, लेकिन मतलब बेसिकली क्या, आप पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उस जी केस में। लेकिन क्या है कि पासवर्ड अटैक करना यानी कि ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक, ये बहुत ही जो है टाइम कंज्यूमिंग जोक्स, हाँ जोक्स बोल रहा हूँ मैं, टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स होती है बहुत ही। मतलब अगर आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हैक करने का, बहुत कुछ ट्राई कर लिया आपने, एकदम कुछ भी नहीं चला, तब आप सोचो कि हाँ अब मुझे और कुछ तो तरीका मिल इसको पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो पासवर्ड क्रैकिंग ऐसा है, पहली बात तो जैसे कि मैंने बोला टाइम काफ़ी लगता है उसमें। दूसरी बात, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें भी पासवर्ड क्रैकिंग आप कर पाओगे, आपको कोई पासवर्ड मिलेगा उसका। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। इसलिए पासवर्ड क्रैकिंग यूजुअली एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ किया जाता है। अगर और कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे को और कोई तरीका नहीं मिल रहा उसको एक्सेस करने का, तब मैं सोचूंगा कि हाँ चलो अब पासवर्ड क्रैकिंग ही ट्राई कर लेता हूँ। तो अभी के लिए तो SSH को नहीं देखेंगे। SSH यूजुअली क्या होता है, आप किसी भी सिस्टम पे अगर देख रहे हो SSH रन कर रहा है तो आप SSH को अटैक करने नहीं जाओगे ज़्यादातर केसेस में। अगर किसी दूसरे तरह से थ्रू एनी अदर सोर्स अगर आपको कोई पासवर्ड मिल जाता है जिससे कि आप लॉग इन कर सको, तब आप SSH यूज़ करोगे, वरना SSH यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट जो है पोर्ट 23, उस पर क्या चल रहा है, टेलनेट। अच्छा, टेलनेट और SSH में कोई डिफरेंस बता सकता है मेरे को? SSH सिक्योर्ड होता है सिक्योर्ड होता है, ओके। कैसे और सिक्योर्ड होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? मतलब जो सेशन इनिशिएट होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, और टेलनेट का वैसा नहीं रहता। वो टेलनेट टेलनेट में सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में प्लेन जाता है, टेक्स्ट में जाता है, और SSH में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी एन्क्रिप्टेड एनक्रिप्टेड रहती है। रहती है। और बिल्कुल। सर SSH में GUI मोड भी रहता है ना शायद, टेलनेट में खाली कमांड लाइन इंटरफेस रहता है शायद। GUI SSH में
हाँ होता है यार SSH में GUI। क्योंकि मतलब जैसे कि अगर हम एनीडेस्क वगैरह का अगर सेशन लेते हैं, एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर, तब SSH प्रोटोकॉल ही यूज होगा ना? SSH हाँ यूज होता है, बट उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर मान लो होता है, सही कह रहे हो, होता है, लेकिन अगर सामने वाले सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है वो चीज़, हाँ। मतलब आप जिस सिस्टम को टारगेट कर रहे हो अगर उस पे वो चीज़ कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो फिर नहीं चल पाएगा। मतलब जैसे कि अगर SSH पोर्ट क्लोज रहेगा तो फिर नहीं होगा नहीं वो नहीं ओपन। पोर्ट, नहीं सिर्फ पोर्ट की बात नहीं है यहाँ पे। मान लो SSH चल भी रहा है, ठीक है, SSH अगर रनिंग है उस सिस्टम पे, सामने वाले सिस्टम पे, हाँ। लेकिन अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में उसने अलाउ नहीं की हुई वो चीज़ कि अच्छा। उसको GUI के थ्रू यूज़ करना, तो फिर नहीं कर पाओगे। ओके इसलिए ओके। यूजुअली अगर आप किसी सिस्टम को हैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कमांड लाइन पे ही अपने एफर्ट्स रखोगे, बिकॉज अब एग्जैक्ट आपको सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मिलना तो मुश्किल है ना, जी। या पासवर्ड मिले वही मुश्किल है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो कहाँ देखेंगे। इसलिए और वो चीज़ जो आप कह रहे हो होती है, बट बहुत ही रेयरली कहीं कॉन्फ़िगर्ड मिलेगी, अच्छा। इसलिए उसको हम अटेम्प्ट नहीं करते यूजुअली। ओके सर। और सर वो जो विंडोज़ रहता है ना, विंडोज़ में RDP यूज़ किया जाता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP हाँ, बिल्कुल। तो ये SSH से अलग होता है? हाँ प्रोटोकॉल ही डिफरेंट है ना ये तो। अच्छा, मतलब वो विंडोज़ ने खुद के लिए स्पेशल बनाया वो क्या वो? विंडोज़ में ही होता है। लिनक्स में RDP जो है सर्विस रन नहीं करती, लिनक्स में RDP सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लिनक्स में ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप RDP सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हो। ओके। ये चीज़ भी आएगी आगे कोर्स में, ठीक जब है। टारगेट हम विंडोज़ सिस्टम को रख रहे होंगे तब देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है सर। SSH का तो क्या है, मेन पर्पस है उसका आपको कमांड लाइन एक्सेस देना। हम्म। RDP में तो कमांड लाइन उसमें, मतलब आप चाहो तो सिस्टम पे टर्मिनल खोल सकते हो, बट RDP आपको GUI एक्सेस देता है सिर्फ। जी। बाकी तो सिस्टम पे अगर आपके पास परमिशन है जो करना है करो, बट दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट तरह से, मतलब उनकी इंटरनल वर्किंग अलग होती है। हाँ पर्पस सेम है कि आप रिमोटली किसी सिस्टम पे काम कर सको, पर्पस सेम है दोनों का। ओके सर। ओके, तो अब SSH और टेलनेट यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। SMTP यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजली तो SMTP भी आप अपने एक्सप्लॉयटेशन में यूज़ नहीं करोगे। अच्छा, इसका जो ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का जो इसका आउटपुट है काफ़ी क्लटर्ड है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्विसेज रन कर रही हैं इस सिस्टम पे। यूजली थोड़ा ज़्यादा क्लीन आउटपुट रहता है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोर्ट 80 पे HTTP सर्विस रन कर रही है। HTTP यानी कि वेब सर्वर है आपका वहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट 80 पे ही होता है। अब वेब सर्वर में इसको कई सारी चीज़ें मिली हैं, इस पे यहाँ पे इसको DVWA भी चलता हुआ मिला है, और कई सारे जो हैं पेजेस मिले हैं इसको। तो बट एक्सप्लॉयटेबल अगर देखा है आपने, अगर यूज़ किया है पहले, तो इसमें क्या है, वल्नरेबल वेबसाइट्स का भी इसमें कलेक्शन है। अब क्योंकि इस कोर्स में वेबसाइट्स हमारा फोकस नहीं है, इसलिए उन वेबसाइट्स को अभी हम टारगेट नहीं कर रहे। अदरवाइज आप अगर इसमें जाओगे, ये टारगेट सिस्टम का IP है, और यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर मेटास्प्लॉयटेबल 2 का एक चल रहा है। तो इस पे भी अपनी वल्नरेबल वेबसाइट का कलेक्शन है, DVWA है, म्यूटिलिडे है, TVkey है, और अभी इनको नहीं टारगेट करते। अच्छा, ये जो जितने भी हमने अभी देखे Nmap रिजल्ट्स अपने, एक सेकंड, ये जितना भी देखा हमने,
इसको अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन फॉर्मेट में देखते हैं यहाँ पे आके। मैप और वनरेबिलिटी स्कैन छोड़ते हैं, सिर्फ वर्जन डिटेक्शन देखते हैं अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स आ गए स्कैन के। अच्छा, अब सिर्फ इन रिजल्ट्स को देख के ऐसा कौन सा पोर्ट है या ऐसी कौन सी सर्विस है जिस पे मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो उससे तो सीधा सीधा वहाँ पे मेरे को शेल एक्सेस मिलेगा। बाइंड शेल। बाइंड शेल, एंड बाइंड शेल चल रहा है इस पोर्ट पे 1524। 1524। अच्छा, कैसे कनेक्ट किया जाए इससे, क्या कमांड यूज कर सकते हैं? मेरे को कनेक्ट करना है उस सर्विस से, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? नेटकैट। बिल्कुल, नेटकैट यूज किया जा सकता है। तो नेटकैट यूज करने के लिए एनसी और जो आईपी है और साथ में पोर्ट नंबर एक बार क्या था दोबारा से चेक करते हैं। 1524 था पोर्ट नंबर। उसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है? मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल। मतलब उस सिस्टम पे ये रूट शेल देगा मेरे को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं।
अच्छा, हमने कनेक्ट किया यहाँ पे, और कनेक्ट करते ही क्या दिखा, रूट एट द रेट मेटास्प्लॉइटेबल। आईडी चेक किया तो रूट की आईडी से हमें यहाँ पे शेल एक्सेस मिल गया मेटास्प्लॉइटेबल पे। सर ये नेटकैट के बारे में एक बार वापस बताइए ना, मतलब क्या कैसा यूज़ करते हैं क्या है तो। अच्छा देखो, नेटकैट किस लिए होता है कि मान लो किसी सिस्टम पे कोई सर्विस रन कर रही है, मेरे को उससे कनेक्ट करना है, सिंपली एक कनेक्शन फॉर्म करना है उस पर्टिकुलर सर्विस पे, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो एक तो ये पर्पस है नेटकैट का। हमने यहाँ पे क्या किया, एनसी यानी कि नेटकैट आईपी स्पेसिफाई किया और पोर्ट यहाँ पे दे दिया कि मुझे इस आईपी पे, इस पोर्ट पे कनेक्ट करना है। सिंपल एक कनेक्शन चाहिए मेरे को इस पोर्ट पे, इस आईपी पे, सॉरी इस आईपी पे इस पोर्ट पे, पहले आईपी फिर पोर्ट। ओके, तो एक तो इसका ये पर्पस होता है कि अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स पे कनेक्शंस फॉर्म करना। दूसरा क्या पर्पस होता है नेटकैट का, कि मान लो मुझे अपने सिस्टम पे ही एक पोर्ट ओपन करना है ताकि कोई और सिस्टम कनेक्ट कर सके, सामने से कोई कनेक्शन आ सके मेरे सिस्टम पे, उसके लिए भी नेटकैट यूज़ होता है। और नेटकैट में भी जैसे nmap है या बाकी कोई टूल्स हैं, तो नेटकैट में भी कई तरह के ऑप्शंस हैं जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है, अब मुझे ये पोर्ट किस लिए खोलना है, मुझे लिसनिंग के लिए खोलना है। मतलब ये पोर्ट ओपन होगा तो ये वेट करेगा किसी भी कनेक्शन का, इनकमिंग कोई कनेक्शन अगर आता है उसका ये वेट करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे -l डालूंगा ताकि नेटकैट को ये पता चले हाँ हमें पोर्ट ओपन करना है, ना कि कनेक्ट करना है किसी पोर्ट से, किसी सर्विस से। नेटकैट -l, -v भी डाल सकते हो। v मतलब आउटपुट थोड़ा वर्बोज हो, थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड आउटपुट रहे। और फाइनली p, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने के लिए। मान लो मुझे पोर्ट 5555 पे कनेक्शन ओपन करना है, मतलब मैं चाहता हूँ ये पोर्ट ओपन रहे मेरे सिस्टम पे ताकि अगर किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना है तो वो कर पाए इस पर। यहाँ पे किया तो इसने बताया लिसनिंग ऑन एनी, मतलब कोई सा भी प्रोटोकॉल, और 5555। तो पोर्ट 5555 ओपन है मेरे सिस्टम पे, और कोई भी अगर कनेक्ट करना चाहता है इससे, जो ऑफकोर्स मेरे आईपी को एक्सेस कर सकता है, वो मेरे सिस्टम पे कनेक्ट कर सकता है। मैं चाहूँ तो खुद ही लोकल होस्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी टैब में एनसी, लोकल होस्ट का क्या होता है आईपी, ये, और ये पोर्ट स्पेसिफाई किया 5555। यहाँ देखो क्या उसने बोला है, कनेक्ट टू लोकल होस्ट फ्रॉम लोकल होस्ट। और अच्छा, कनेक्शन जो आया है वो इस पोर्ट से आया है। अब वो तो वही है कि जो भी पोर्ट अवेलेबल होता है रैंडमली कोई भी उसमें से पोर्ट सिलेक्ट करके वो यूज़ हो जाता है कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ हेलो, तो वो यहाँ पे दिखेगा मेरे को। मतलब बेसिकली एक कनेक्शन स्ट्रीम खुली हुई है मेरे सिस्टम पे दो पोर्ट्स के बीच। पहला पोर्ट ये है, दूसरा पोर्ट है ये वाला। तो नेटकैट मेनली इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। और सर इस पे बेसिक मतलब जो लिनक्स के कमांड्स है वो चल जाएंगे आप इस पे, जैसे कनेक्शन मिल गया उसके बाद में अगर हमने कमांड चलाया तो वो चल जाएंगे क्या? नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कनेक्ट किस चीज़ से कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे अगर ls करता हूँ, ये ls एज अ कमांड नहीं जा रहा है, ये एज अ प्रिंट हो रहा सिंपल है। मैसेज जा रहा है। ओके हाँ ओके। ठीक है, एज अ सिंपल मैसेज जा रहा है ये। अब जो ये केस था, ये कि मैंने कनेक्ट किया और वहाँ पे रूट शेल मिला, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो शेल रन कर रहा है हाँ हाँ उस हाँ, पोर्ट पे। मतलब वो डिपेंड करेगा कि अपन कौन सी सर्विस पे मतलब कनेक्शन ले रहे हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हो। अब मैं चाहूँ तो नेटकैट के थ्रू ही मैं FTP सर्वर पे भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। एनसी क्या करना है स्पेसिफाई मुझे, आईपी, और Okay. FTP कौन से पोर्ट पे चलता है,
21 21, तो यहाँ पे मैंने 21 लिखा और FTP सर्वर से कनेक्ट हो गया। VSFTPD जो 2.3.4 सर्वर FTP सर्वर चल रहा है उससे कनेक्ट हो गया। तो कोई भी सर्वर अगर हो, वो अगर कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेटकैट के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो। और वहाँ सर पे कोई मतलब कोई वेबसाइट या फिर कोई सर्वर अगर रिमोट लोकेशन पे है, अपने लोकल नेटवर्क पे नहीं है, और उसका अगर हमें ऐसा कोई पोर्ट ओपन दिखा तो उसको भी कर सकते हैं क्या कनेक्ट? हाँ, अगर ओपन पोर्ट है तो कनेक्ट कर सकते हो, अच्छा ठीक है। पर उससे तुम्हें किस तरह का आउटपुट आएगा, कुछ मिलेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस पोर्ट पे है क्या। है क्या? ओके। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, जैसे FTP है, यहाँ पे मैं अगर LS लिख दूंगा तो LS नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, प्लीज लॉग इन विद यूजर एंड पास द यूजर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एनोनिमस, प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, तो अब यहाँ पे यूजर एनोनिमस उसने ले लिया क्योंकि FTP में लॉग इन करने के लिए मैंने यूजर स्पेसिफाई किया। LS अगर मैं लूंगा तो वो अभी डायरेक्टली नहीं चलेगा। तो नेटकैट पे अगर कोई कनेक्शन है तो उस कनेक्शन से किस तरह का आउटपुट मिलता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि तुमने किस चीज से कनेक्ट किया है। ठीक है सर। है ना, नेटकैट सिर्फ इतना ही कर रहा है कि वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बस, और कुछ नहीं। उस कनेक्शन पे, उस कनेक्शन का बिहेवियर कैसा है वो सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी इसका पासवर्ड वगैरह तो अब हमें पता है बिना पासवर्ड के चल जाएगा, तो खैर वो तो अनोनिमस लॉगिन अलग बात होगी। अच्छा, अब हमें पता है कि हम नेटकैट के थ्रू FTP पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सर्विस पे कनेक्ट कर सकते हो वैसे तो। ओके, एक जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे की, मेटास्प्लॉइटेबल, सॉरी मेटास्प्लॉइट के थ्रू हमने ये VSFTPD 2.3.4 एक्सप्लॉइट किया, पर बिना मेटास्प्लॉइटेबल के भी इसको करने का तरीका है। वो चीज़ कोशिश करना ढूंढने की, छोटा सा होमवर्क समझ सकते हो इसको, कि ये जो पर्टिकुलर बैकडोर है VSFTPD 2.3.4 में बिना मेटास्प्लॉइट के कैसे कर सकते हो एक्सप्लॉइट इस चीज़ को। ओके, और सर्विसेज देखते हैं क्या चल रही है। हमारे यहाँ पे जो लिस्ट थी, काफ़ी कुछ चल रहा है इसमें, बहुत सी चीज़ें हैं जो रन हो रही हैं। मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल हमने देखा। अब और क्या क्या है, कोई भी रैंडम अगर सर्विस ले लो, मान लो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, क्या चीज़ कंसिडर की जाए, चलो ये डिस CCD, अब वर्जन 1 जो भी है ये, क्योंकि मेटास्प्लॉइटेबल है तो हम यहाँ पे मेटास्प्लॉइट यूज़ कर रहे हैं। इसको करने के लिए यूजली मेटास्प्लॉइट का इतना यूज़ मैं नहीं एडवाइस करता, एटलीस्ट इस कोर्स के लिए, बिकॉज मेटास्प्लॉइट क्या है, ऑटोमेट कर देता है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए। अच्छा, लेकिन अभी के लिए चलो मान लो मैं डिस CCD वाली सर्विस को सिलेक्ट करके देखता हूँ कि हाँ इसमें मुझे क्या मिलता है, देखते हैं इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं। अच्छा, एक एक्सप्लॉइट यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, ठीक है, इसको यूज़ करके देखें। यूज़ 0, शो ऑप्शंस। अच्छा, पोर्ट ऑलरेडी सेट है, आर पोर्ट 3632, एक बार यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं। था DCCD रन कर रहा था ना जहाँ पे हमारा, ये 36032 सही है। 3632 ही है, ठीक है, तो पोर्ट सही है, पोर्ट सही है। मुझे सिर्फ इसका आर होस्ट सेट करना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जितने भी एक्सप्लॉइट्स यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मुझे सेट करना पड़ रहा है आर होस्ट। इससे अच्छा मैं कर दूं सेट G, यानी कि सेट ग्लोबल आर होस्ट 10.0.2.252, मतलब कि मैं जितने मॉड्यूल्स यूज़ करूंगा अभी, सब में आर होस्ट की यही वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे क्या है, बार बार ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर उसके बाद।
ये अपने आप सेट जी हो गया, सेट ग्लोबल आर होस्ट, और सारे मॉड्यूल्स यही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं, सेट हो गया वैल्यू, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये रन नहीं किया। क्यों नहीं रन किया? क्योंकि हमने कोई पेलोड सिलेक्ट नहीं किया। तो सेट पेलोड cmd, और यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। यूनिक्स, अगर इसको जेनरिक ही दे दिया जाए। अब देखते हैं पेलोड के कोई अलग से ऑप्शंस हैं क्या सेट करने के। अच्छा, कमांड स्ट्रिंग टू एग्जीक्यूट, अलग से कुछ हमें एक स्ट्रिंग तो चाहिए नहीं, इससे अच्छा रिवर्स शेल वाला यूज़ कर लेते हैं, रिवर्स वाला पेलोड यूज़ कर लेते हैं। इसमें फिर हमें देना पड़ेगा एल होस्ट, मतलब जो अपना सिस्टम है उसका भी आईपी देना पड़ेगा। तो ये सेट हो गया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अगर क्या आता है मेरे पास। ओके, तो इसका एक्सप्लॉइट जो है वो चला इस डिस्ट सीसी सर्विस का। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें रूट एक्सेस नहीं मिल रहा, फिर भी शेल एक्सेस मिल रहा है इसमें। तो डिपेंडिंग ऑन क्या एक्सप्लॉइट है, किस तरह से वो काम करता है, अलग अलग उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये तो हमने चलो अभी दो ही चीज़ें देखी हैं, एक दो चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ है और मेटास्प्लॉइटेबल में, इसको कल आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने कही थी कि उसको VSFTPD वाला जो एक्सप्लॉइट था, उसको कोशिश करो कि पता चले मैन्युअली कैसे करते हैं बिना मेटास्प्लॉइट के। अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक जो भी हुआ है इसमें, कोई डाउट्स वगैरह कुछ किसी को पूछना हो तो? नहीं, ओके। और अपनी तरफ से भी कोशिश करो कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे अभी हम मेटास्प्लॉइटेबल कर रहे हैं, तो मेटास्प्लॉइटेबल पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। हो सकता है कोई और तरीका मिले तुम्हें इसको हैक करने का, कोई और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, कोई और डिटेल मिले, ठीक है? तो करते रहो ट्राई इस चीज़ को भी। यस सर। और हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं ये चीज़ कह रहा था कि आप लोग ना अपने मेरे को ईमेल आईडीज़ दे दो, इन केस कुछ मेरे को कन्वे करना होगा तो मैं ईमेल से आपको मैसेज कर सकता हूँ। सर कल कल लेक्चर होगा ना?